डॉक्टर्स विजर ऑफ योगा श्रृंखला में डॉक्टर हर्षद भट्ट द्वारा आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं श्वसन तंत्र और योग, रचना और कार्य। शरीर के प्रत्येक कोश को जिंदा रहने के लिए निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वही कोश चयापचय की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। इसलिए शरीर के लिए यह आवश्यक है कि आसपास की हवा में से उसके हरेक कोश को ऑक्सीजन मिलता रहे और कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल होता रहे। इसके लिए कुदरत द्वारा शरीर को एक खास तंत्र का आवंटन किया गया है और उसे कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की रचना के बारे में हम पहले देखेंगे। उसको दो भाग में समझना है, श्वसन मार्ग और श्वसन के स्नायु। श्वसन मार्ग, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, वह नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और अल्वियोलाई तक फैला हुआ है। लाखों वायुकोश ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई मिलाकर दोनों लंग्स की रचना हुई है। नाक से लेकर वायुकोश तक हवा का आना जाना होता रहता है। वायुकोश अंगूर के झुमके की तरह है और उसकी दीवारों के बाह्य स्तर पर बहुत छोटी केशवाहिनियां, जिसे पल्मोनरी कैपिलरीज बोलते हैं, वे चिपकी हुई है। इन कैपिलरीज के अंदर निरंतर रक्त बहता रहता है। वायुकोश की दीवार और केशवाहिनी की दीवार दोनों चिपक कर एक रचना बनाते हैं, जिसे अल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन की वायुकोश की ओर हवा और केशवाहिनी की ओर गतिशील रक्त प्रवाह रहता है। यह वायुकोश की हवा और केशवाहिनी के रक्त के बीच गैस एक्सचेंज इस तरह होता है कि वायुकोश की हवा में से ऑक्सीजन रक्त में जाकर मिलता है और रक्त में से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोश की हवा में मिल जाता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि वायुकोशों में नई हवा का संचार होता रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि श्वास और उच्छ्वास की क्रिया होती रहे। ये काम रेस्पिरेटरी मसल्स के जरिए होता है। रेस्पिरेटरी मसल्स यानी कि श्वसन के स्नायु, उसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला है डायाफ्राम, दूसरा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सेसरी मसल्स। डायाफ्राम, जिसे हम उदरपटल कहते हैं, वह छाती के पिंजरे के नीचे और पेट की जो कैविटी है उसके ऊपर आया हुआ एक घुम्मट आकार का स्नायु है। यह स्नायु जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नीचे खिसकता है और छाती में जगह बढ़ती है, और जब वह रिलैक्स होता है तब यथास्थिति प्राप्त करता है और फिर से वह छाती में फेफड़ा जो लंग्स, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करता है। दूसरे जो मसल्स है वो है इंटरकॉस्टल मसल्स। रिब्स के बीच में आए हुए ये जो मसल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, उसका संकोचन सभी रिब्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ
और ऊपर की तरफ ले जाता है और उसका रिलैक्सेशन फिर से रिब्स को यथास्थिति में रख देता है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का संकोचन रिब्स को अंदर की तरफ और नीचे की तरफ खींचता है। उस समय छाती के अंदर एक प्रकार का संकोचन होता है। श्वसन क्रिया के बारे में देखें तो वातावरण की ऑक्सीजन युक्त शुद्ध हवा को वायु कोश तक पहुंचाना और वायु कोश में से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा का निकाल करना, इस क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। यह चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे छाती का पिंजरा श्वसन के दरमियान खुलता है और थोड़ा सा बंद होता है। जब सांस लिया जाता है तो हम देख सकते हैं कि जो डायाफ्राम वो नीचे सरकता है और रिब्स के बीच में जगह बढ़ती है और छाती का पिंजरा खुलता है। और जब उच्छ्वास होता है तो डायाफ्राम का जो स्नायु है वो अपने आप यथास्थिति में, मतलब उसका डोम जो ऊपर की तरफ खिसकता है और रिब्स अंदर तरफ खींचती है और अंदर की जगह जो कम होती है और उस समय उच्छ्वास की क्रिया होती है। श्वसन के दो प्रकार हैं, इसे दो भागों में समझेंगे, सामान्य श्वसन और बलपूर्वक का श्वसन। सामान्य श्वसन को वेंटिलेशन भी कहते हैं। जब छाती का पिंजरा फूलता है तो नई हवा लंग्स में प्रवेश करती है, इसे श्वास कहते हैं। जब पिंजरा मूल स्थिति में आता है तब जितनी हवा ने प्रवेश किया था उतनी ही हवा बाहर निकल जाती है, उसे उच्छ्वास कहते हैं। श्वास मतलब इंस्पिरेशन और उच्छ्वास मतलब एक्सपिरेशन ऑल्टरनेटिवली होते रहते हैं। डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का संकोचन होने से छाती फूलती है और श्वास की प्रक्रिया होती है। वही स्नायु जब रिलैक्स होते हैं तो उच्छ्वास की प्रक्रिया होती है। यह बात हुई सामान्य श्वसन की, जिसमें हर एक श्वास और उच्छ्वास में करीब 500 मिलीलीटर हवा अंदर जाती और बाहर निकलती है। बलपूर्वक का श्वसन, जिसे हम फोर्स्ड ब्रीदिंग कहते हैं, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का ज़्यादा संकोचन और साथ में एक्सेसरी मसल्स का भी संकोचन बलपूर्वक श्वसन बलपूर्वक बड़ी मात्रा में हवा को अंदर लाने का काम करता है। इन सभी स्नायुओं का रिलैक्सेशन और साथ में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का संकोचन बलपूर्वक का उच्छ्वास करवाता है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि सामान्य श्वसन अंतर्गत केवल डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की ही भूमिका है। बलपूर्वक के श्वास में इसके उपरांत कुछ एक्सेसरी मसल्स और बलपूर्वक के उच्छ्वास में रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के साथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और अन्य एक्सेसरी मसल्स की भूमिका रहती है। सामान्य श्वसन हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। वह दिन रात जागते सोते हमेशा चालू रहता है। वह अपने आप चलता रहता है और आवश्यकता के हिसाब से थोड़ा बहुत ज़्यादा और कम होता रहता है। उसके लिए हमें ध्यान देने की
या प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यह कुदरत की देन है जिससे हम बिना कोई विशेष पुरुषार्थ किए जिंदा रहने के लिए उपयोग करते हैं। बलपूर्वक का श्वसन यानी कि फोर्स्ड ब्रीदिंग कुछ रोगजन्य परिस्थितियों में या सामान्य कसरत वगैरह में फोर्स्ड ब्रीदिंग होता है। स्वैच्छिक रूप से अगर वह किया जाता है तो उसे प्राणायाम बोला जाता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। अब श्वसन क्या है? हमने श्वसन क्रिया के बारे में देखा। मूलतः कोश द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करके जिंदा रहने के लिए चलाई जाती चयापचय की प्रक्रिया ही रेस्पिरेशन है, मतलब श्वसन है। परंतु इस व्याख्या का विस्तार करते हुए वातावरण में से ऑक्सीजन प्राप्त करके कोशों को पहुंचाने तक की क्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड के निकाल की व्यवस्था को भी रेस्पिरेशन में समाया गया है। इस हिसाब से सारी रेस्पिरेशन प्रोसेस 4 हिस्सों में होती है। 4 respiratory processes are described here. पहली है ब्रीदिंग, मतलब वेंटिलेशन, एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो हमने देखा। दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड चौथा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट। सो सेल के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग अपने जीवन के लिए करना, उसको भी रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पहली प्रक्रिया हमने वेंटिलेशन के विषय में देख लिया है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसे लंग रेस्पिरेशन भी कहते हैं। लंग्स के वायु कोश की हवा और उसके आसपास पल्मोनरी कैपिलरीज का ब्लड दोनों के बीच अक्रॉस द अल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन जो गैस एक्सचेंज होता है उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके फलस्वरूप वायु कोश में से ऑक्सीजन ब्लड में और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में निकाल के लिए जाता है। यह गैस एक्सचेंज कितनी मात्रा में होगा, यह नीचे बताए गए 3 परिबलों के ऊपर अधीन है। पहला है एरिया अवेलेबल फॉर द गैस एक्सचेंज। दूसरा है प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड तीसरा है क्वालिटी ऑफ अल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन। यह यहाँ इसलिए दिया गया है कि आगे प्राणायाम के विषय में कुछ महत्व की जानकारी उपलब्ध कराने में यह जानकारी हमें काम आएगी। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? इसे टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पल्मोनरी कैपिलरी वाला ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के माध्यम से सारे शरीर में टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाने जाएगा। वहाँ अंतिम चरण रूप गैस एक्सचेंज पेरिफेरल कैपिलरीज और टिश्यू के बीच होगा। ब्लड में से ऑक्सीजन टिश्यू या तो कोशों में जाएगा और कोशों में से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगा। यहाँ से वह राइट साइड ऑफ हार्ट के माध्यम से लंग्स में पुनः शुद्धिकरण के लिए पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ है एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन जो दिखाया गया है।
बाद में आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल अपना ऑक्सीजन पाकर उसका उपयोग एरोबिक रेस्पिरेशन करके अपनी चयापचय की क्रिया को आगे बढ़ाता है, उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। शरीर के कोशों को ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल करना श्वसन तंत्र द्वारा कैसे किया जाता है वह देख के हम इस श्वसन की प्रक्रिया का नियंत्रण कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। श्वसन क्रिया का नियंत्रण श्वास उच्छ्वास का कद और गति शरीर की आवश्यकता के अनुसार होना आवश्यक होता है। श्वास उच्छ्वास के सूत्रधार रेस्पिरेटरी मसल्स की विशेषता है कि दिवस रात निरंतर कार्य करते हुए भी इच्छावर्ती स्नायु होने के कारण अपनी इच्छाओं के अनुसार अगर चाहे तो हम उनके कार्य की गति या कद को ज़्यादा कम कर सकते हैं। खास करके हम प्राणायाम में यही करते हैं। बाकी समय स्वयं संचालित श्वसन में हमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और शरीर की आवश्यकता के अनुसार संचालन होता रहता है। तो यह संचालन कैसे होता है वह भी जानना आवश्यक है। रेस्पिरेटरी मसल्स को श्वास या उच्छ्वास के लिए आज्ञा कहाँ से मिलती है? ठीक उसी तरह जैसे पावर स्टेशन में से वायर्स के द्वारा विद्युत का संचार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है और वे चालू या बंद होते हैं। यहाँ मगज का ब्रेन स्टेम यह दिखाया गया है। ये ब्रेन स्टेम के अंदर जिसमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स आए हैं वे पावर स्टेशन का काम करते हैं और उसकी आज्ञा पेरिफेरल नर्व्स के माध्यम से रेस्पिरेटरी मसल्स में इलेक्ट्रिकल वेव के फॉर्म में पहुंचती है और स्नायु उत्तेजित होते हैं। इम्पल्स बंद होने के साथ ही उत्तेजना का शमन होता है और स्नायु रिलैक्स होते हैं। इस प्रकार उत्तेजना और शमन अल्टरनेट होते रहने से श्वास और उच्छ्वास होते रहते हैं। यह क्रिया निम्न परिबलों से प्रभावित है। अनिच्छावर्ती चेता तंत्र शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा या कम होने से प्रभावित होता है। ब्रेन स्टेम में स्थित श्वसन केंद्रों श्वसन को धीरे या तेज, चालू या बंद कर सकते हैं। यह श्वसन केंद्र रक्त में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमाण से प्रभावित होते हैं। रक्त में ऑक्सीजन कम होने पर यानी कि हाइपोक्सिया होने पर या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने पर मतलब हाइपरकैप्निया होने से श्वसन केंद्र उत्तेजित और श्वसन तेज बनता है। इससे विपरीत परिस्थितियों में श्वसन धीमा हो जाता है। हमारा ब्रेन पावर भी श्वसन केंद्रों को प्रभावित करता है। ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम में से इमोशनल स्टिमुलाई और कॉर्टिकल एरियाज में से इच्छावर्ती यानी कि वॉलंटरी स्टिमुलाई श्वसन के ऊपर नियंत्रण कर सकता है। आभार।